नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद की लगी हुई कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के ऊपर। इस कहानी का हम पाठ करेंगे और इसके माध्यम से हम समझेंगे कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या हो सकता है। वैसे हम देखें तो इस कहानी के शीर्षक के अनुसार इसका उत्तर अलग-अलग हो सकता है, लेकिन जिस पृष्ठभूमि में ये कहानी लिखी गई थी, उसकी पृष्ठभूमि में कहानीकार ने सबसे आखिर में इस बात का उल्लेख किया है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है। इस कहानी को बुनने के लिए कहानीकार ने 2 पात्रों का सहारा लिया है और उसमें प्रेम को शामिल किया है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कहानी पाठ के पहले हमने प्रेम पर आधारित एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी का पाठ किया था, जिसका नाम था उसने कहा था। अब हम देखेंगे कि उसने कहा था और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में जो कहानीकारों ने प्रेम संवेदना को प्रस्तुत किया है, दोनों प्रेम संवेदनाओं में क्या अंतर है। जबकि आप देखेंगे, उसने कहा था कहानी में जो प्रेम है, उसमें सबसे पहले परिवार है, इसके बाद दूसरे नंबर पर कोई पसंद करने वाला है, इसके बाद देश है। क्योंकि वो प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है, लेकिन हम देखेंगे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में प्रेम को जांचने की कोशिश की गई है कि सच्चा प्रेम क्या है। तो कहानी पाठ हम करेंगे तो और विस्तृत से चीजें पता चलेंगी, लेकिन उसके पहले कुछ तथ्यों को हमें जानना जरूरी है। जैसे कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी किस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई, तो इसका उत्तर है कि सोजे वतन कहानी संग्रह में सन 1908 ईस्वी में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुई थी। इस कहानी संग्रह पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। कई बार हम रचनाओं को पढ़ते हैं, इस पे रिसर्च भी हो चुका है कि ब्रिटिश शासन में किन-किन रचनाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी कि उसके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया था कि इनका अब प्रकाशन नहीं होगा और नहीं प्रचार-प्रसार होगा। उसी में से सोजे वतन कहानी संग्रह प्रेमचंद का रहा है। सोजे वतन में कुल 5 कहानियां संकलित हैं। ये तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। वो पांचों कहानियां कौन-कौन सी हैं? इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन, जिसका कि हम अगर हिंदी अनुवाद करें तो सांसारिक प्रेम व देश। दूसरी कहानी इसमें लगी हुई है जो कि आपके सिलेबस में है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तीसरी कहानी है यह मेरा वतन है। चौथी कहानी है शेख मखमूर और पांचवी कहानी है सिल ए मातम, यानी शोक का पुरस्कार। तो ये पांचों कहानियां सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित हैं। इसमें से आप देख रहे हैं कि ऊपर की 3 कहानियों में वतन शब्द का प्रयोग ज्यादातर आपको मिलेगा, ठीक है। और क्यों मिलेगा? क्योंकि ये कहानी संग्रह उस दौर का है जब भारत गुलामी से निकलने के लिए स्वाधीनता आंदोलन के दौर से गुजर रहा था, यानी आजादी की लड़ाई चल रही थी। उस जमाने में साहित्यकारों का जो योगदान था, उसमें प्रेमचंद बखूबी अपनी रचनाओं के माध्यम से योगदान दे रहे थे, जिसमें कि कहानियों में उन्होंने राष्ट्र को केंद्र में रखा और यहाँ पर कुछ उसी समय का प्रभाव दिखाई पड़ेगा आपको। इसीलिए इसमें प्रेम के साथ-साथ देश प्रेम को केंद्र में रखा गया है। तो ये पांचों कहानियां आप बिल्कुल सीरियल वाइज याद कर लीजिए। में भी नए पैटर्न के आधार पर सवाल पूछा जा सकता है कि कौन-कौन सी कहानियां हैं, उनका क्रम कौन-सा है। अगर हम इस कहानी के मुख्य पात्रों के ऊपर चर्चा करें, तो ज़्यादा आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ 2 ही पात्र आपको दिखाई पड़ेंगे। दिल-फिगार जो कि प्रेमी है, यानी कि पुरुष के तौर पर आया हुआ है। दिल-फरेब जो कि प्रेमिका है, जो कि इस कहानी की नायिका है, ठीक है? तो नायक-नायिका का नाम आपको बस ध्यान में रखना है। दोनों में कॉमन शब्द है दिल और बाद में उसमें जो भी शब्द जुड़ा हुआ है, दिल-फिगार, दिल-फरेब। तो इन दोनों पात्रों को आप बिल्कुल अपने मन में बैठा लिए होंगे। अब जब कहानी शुरू होती है, तो इसमें सच्चा प्रेम क्या है, इसको सिद्ध करने के लिए जो दिल फिगार है, वो अलग-अलग तरीके से संघर्ष करता है। और इस कहानी से आप सभी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे व्यक्ति सफल होता है, तो उसके सफलता के पीछे संघर्ष छिपा रहता है। अक्सर हम उस संघर्ष को नहीं जान पाते हैं, बस सफलता को ही देखते हैं। यहाँ पर दिल फिगार ने
अपने प्रेम को साबित करने के लिए कितना संघर्ष किया, कितना भाग दौड़ किया, वो पूरी कहानी में आपको दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले वो खुद के खून के आंसू के माध्यम से अपने प्रेम को जाहिर कर रहा था कि ये सच्चा प्रेम है, लेकिन उसकी प्रेमिका ने उसको बोला कि नहीं, दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो है वो आप मेरे पास लाइए। तो फिर वो भाग दौड़ करना शुरू करता है। दूसरे क्रम में जाता है, एक काला चोर उसको दिखाई पड़ता है, एक जगह भीड़ भाड़ रहती है, तो आंसू का कतरा उठा कर लाता है। ये भी दुनिया का सबसे अनमोल रतन के रूप में नहीं रहता है। फिर तीसरा प्रयास करता है कि सती की राख को उठा के लाता है। ये भी सच्चे प्रेम में नहीं रहा, दुनिया का सबसे अनमोल रतन नहीं माना गया। अंत में वो देखता है कि लड़ाई का मैदान है, वहां पर एक राजपूत, पूरा इस कहानी में क्लियर यहाँ पर लिखा गया है कि सैनिक है जो कि देश के लिए खून का आखिरी कतरा कुर्बान किया है, तो इसको दुनिया का सबसे अनमोल रतन माना गया है। तो कहने का मतलब यह है कि हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा हुआ है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कहानी का तो हम 6 तत्वों के आधार पर, कथानक, चरित्र योजना, संवाद योजना, देश काल वातावरण और उद्देश्य के हिसाब से चर्चा करेंगे, भाषा शैली को भी बताएंगे। लेकिन हम ये कहानी क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ने की जरूरत है, हमारे लिए क्यों प्रासंगिक है, ये चीजें भी ध्यान में रखना है। इस कहानी से आपको मोटिवेशन भी लेना है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। दिल फिगार ने काफी कोशिश की है। सच्चे प्रेम की पहचान को भी इस कहानी में बताया गया है। सफलता में हताशा, निराशा, आशा, जितने भी मनोभाव हैं, सब इसमें शामिल है। और अंत में एक व्यक्ति ने कहा था कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। ये मजबूत इरादा आप लोगों की पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी है। अगर आप तैयारियों के माध्यम से हिंदी विषय से मोहब्बत करते हैं, तो मजबूत इरादा क्या है? मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल। आपको मजबूत इरादा करके चलना पड़ेगा। और भाषा शैली की बात करें तो हिंदी उर्दू मिश्रित शब्दावलियां आपको दिखाई पड़ेंगी। कई बार शब्दों के अर्थों को लेकर भी समस्याएं हो जाती हैं, तो जहां तक संभव होगा हम शब्दों के अर्थों को भी बताएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने अभी आप सभी के सामने दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का जो जिस्ट था उसके बारे में बताने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं, कहानी का पाठ करते हैं, तब कहानी और खुलकर हमारे सामने आएगी। कहानी की शुरुआत मुंशी प्रेमचंद कुछ इस तरीके से करते हैं कि दिल फिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक लिए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका, दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। एक एक वाक्य आपको ध्यान में रखना है कि दिल फिगार शुरुआत में ही इस कहानी के नायक की चर्चा यहाँ पर कर दी गई। वो एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक लिए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फरेब, जो इस कहानी की नायिका है, दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। आप लोगों ने प्रेमियों को देखा होगा, कुछ इसी तरीके के होते हैं जो अपने प्रेम को हमेशा सही साबित करना चाहते हैं और जान देने की बात बार बार बात करते हैं। और कई जगह पर आपने देखा होगा लवर पॉइंट्स होते हैं जहां पर लोग मिलते भी हैं और वहां पर अपनी जान भी दे देते हैं। अक्सर मुझे याद आता है प्रयागराज में एक नैनी पुल है और कई जगहों पर, बनारस में भी देख पाएंगे आप, और कई जगहों पर आपने देखा होगा। अलग अलग जो चीज मैं कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। आगे प्रेमचंद लिखते हैं कि दिल फिगार दिल फरेब का प्रेमी तो है, लेकिन वो कैसा है? उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे सादे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। थोड़ा सा ये अलग ढंग का प्रेमी है। वो नहीं है कि जो परफ्यूम मार लिए और फिर शानदार कपड़े पहनकर चल दिए, उस तरीके का नहीं है। ये ऐसा प्रेमी है कि हर किसी भी हालत में अपने प्रेम को सही साबित करने वाला। तो यहाँ पर आप दिल फिगार का चरित्र अपने दिमाग में धीरे धीरे रख रहे होंगे। दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन दिल फरेब ने रख दिया
कि दिलफिगार, तुमको मैंने कई बार देखा अपने प्रेम को सही साबित करने के लिए, सच्चा साबित करने के लिए। लेकिन अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया के सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी, मतलब अपना प्रेमी मानूंगी। अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमी प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौकीदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। जो कहानी की शुरुआत हो रही थी, अब वहां पर कहानीकार ने उसको जोड़ दिया है। वहां पर कटीले पेड़ के नीचे क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि उसको एक टारगेट मिला हुआ है कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया के सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ। अगर नहीं आते हो तो सीधे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। और उसको अपने प्रेम को साबित करने के लिए दिलफरेब ने मौका भी नहीं दिया था। जैसे ये फैसला सुनाया गया, उसके जो चौकीदारों चौकीदारों का जो यहाँ पर अर्थ है कि जो दरबार में रहने वाले हैं, जिनको हम दरबारवान भी कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने तुरंत इसको धक्का मारकर बाहर निकाल दिया कि अब जाओ तुम इस बात को सिद्ध करो। अब 3 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है, उसको लेकर सोच रहा है। जाहिर सी बात है कि हमारे सामने भी ये चीज रख दी जाए कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है, तो हर व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति ने कंडीशन रखा है, हो सकता है कि उसके दृष्टिकोण में कोई अलग चीज हो। यही चीज यहाँ पर दिलफिगार भी सोच रहा है। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी, नामुमकिन। और वह क्या है? कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत, नहीं, यह चीजें हरगिज नहीं। बैठे बैठे सोच रहा है कि दुनिया की अनमोल चीज क्या हो सकती है। जितना भी वो जानता है, अपने से खुद सवाल करता है कि कारू का खजाना हो सकता है, आबे हयात हो सकता है, खुसरो का ताज हो सकता है, जामे जम हो सकता है, ताजे तख्ते ताउस हो सकता है, परवेज की दौलत हो सकती है, क्या हो सकती है? फिर अपने से ही उत्तर लाता है कि शायद ये सब नहीं है। लेकिन आपको परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि दिलफिगार सोचते हुए किन किन चीजों पर अपनी सोच को दौड़ाता है या फिर दृष्टि को दौड़ाता है। आगे लिखते हैं कि दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कैसे मिलेंगी, या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। सोच रहा है, जाहिर सी बात है कि उसको सच्चा प्रेम दिखाना है, बताना है कि हाँ, अगर मैं सच्चा प्रेमी हूं तो ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। ठीक है, तो उसके मन में कितने संशय आपने देखा। आगे कहानीकार लिखते हैं कि दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया, ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। जब व्यक्ति किसी की खोज में जाता है तो पहले के अपने की तरह ही बहुत सारे लोगों को याद करता है। जैसे हीर राझा, प्रेमियों की बात करें तो कई कैटेगरियां हैं जो कि अलग अलग समय पर अपने प्रेम को साबित किए। यहाँ पर मददगार के रूप में जाहिर सी बात है कि हम संकट में जाते हैं तो सीधे ईश्वर के शरण में चले जाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर, आपने दुनिया की मदद की है, मेरी भी मदद कीजिए, मुझे भी बुद्धि दीजिए। यहाँ पर दिलफिगार वे उन्हीं चीजों को याद कर रहा है जो कभी न कभी किसी की मदद किए हुए। यहाँ पर कह रहा है, ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, ऐ काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। वो कह रहा है कि ये चीजें मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग एकदम से बंद हो गया है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या हो सकता है, अनमोल चीज क्या हो सकती है।
आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोंगे वाले दढ़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। ये दृश्य आप देखिए, वातावरण किस तरीके का है कि दिलफिगार सोचते सोचते आगे बढ़ता गया। उसकी जो शारीरिक स्थिति है वो भी बड़ी कमजोर हो गई है, लेकिन अचानक वो एक जगह देख रहा है कि लोग भीड़ लगाए हुए खड़े हैं और उस भीड़ से कुछ दूर एक सूली खड़ी हुई है। ठीक है, फांसी का तख्त वहां पर लगा हुआ है। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास जा पहुंचकर जब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गई, इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। ये जो काला चोर है, उसकी विशेषता इसके पहले की पंक्तियों में दे दी गई है कि इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित नहीं था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया। वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे, यानी देखने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का सह सवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। अब आप देख रहे हैं कि जो काला चोर है उसको फांसी की सजा हो गई है, लेकिन उसके आग्रह पर उसको कुछ देर के लिए उस तख्त से हटा दिया जाता है। लेकिन उसी दौरान एक भोला भाला लड़के का चित्रण कहानीकार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सही में वो भोला भाला है। इस दुनिया में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, उसको बिल्कुल इस चीज का अंदाजा नहीं है। वो अपने ही कोरे कागज के जीवन में मौज मस्ती कर रहा है। आगे कहानीकार लिखते हैं कि बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुशबखुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। इससे ये पता चलता है कि मनुष्य को जो भी आगे चीजें प्रभावित करती हैं, वो जिस सोसाइटी में होता है, जिस समाज में होता है, वैसा मनुष्य बन जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिसे हम आज काला चोर के नाम से देख रहे हैं, जिसको कि फांसी की सजा हुई है, वो पहले ऐसा नहीं था। वो उसी बच्चे की तरह था जो कोरे कागज की तरह था। समाज ने उसको ऐसा बनाया। इससे ये पता चल रहा है कि समाज में चोरों की संख्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि समाज उस तरीके का है जो कि उनको चोरी करने पर मजबूर कर रहा है, या फिर जो परिस्थितियां हैं उस तरीके की। इस कहानी के माध्यम से तो यही पता चल रहा है और आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा कि ये सारी घटनाएं क्यों होती हैं और इसका कारण क्या है। इस पे कई फिल्में भी बनी हुई हैं। यहाँ पर काला चोर जो है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। वो उस बच्चे को देखकर प्यार
करने लगता है, प्यार उमड़ने लगता है और उसको अपना बचपन याद आने लगता है। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह! काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्यौछावर है। जिन जिन चीजों को वो अपने दिमाग में रखा था दिलफिगार कि ये दुनिया की अनमोल चीजें हैं, लेकिन ये यहाँ पर दृश्य देखने के बाद उसके मन में यह आया कि ये काला चोर होते हुए भी इसके मन में प्यार है, अपनी चीजों पर ग्लानि है और उसकी आंखों से जो आंसू का कतरा टपक रहा है, ये शायद दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। क्योंकि ये भी उसी खोज में है कि कोई ऐसी चीज मिले जो कि यूनिक हो और उसको लगा कि ये यूनिक चीज है, ये दुनिया की अनमोल चीज हो सकती है। उसको कैच कर लिया वो। इस ख्याल से खुश होता है, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मिनोसवाद को चला। ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, मिनोसवाद शहर का जिक्र किया गया है, जहां पर दिलफरेब रहती थी। इस आंसू का कतरा को जो टपक रहा था उसको लेने के बाद खुशी के मारे दिलफिगार दिलफरेब के शहर मिनोसवाद चला जाता है। मगर ज्यों-ज्यों मंजिलें तय होती जाती थीं, उसका दिल बैठा जाता था कि जो चीज़ हम लेकर जा रहे हैं, क्या सही मायने में वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है? इसको सोचते जाता है। कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिलफरेब की आँखों में कद्र न हुई, तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा। अभी तो यहाँ पर फांसी से उतरते हुए व्यक्ति को वो देखा है, लेकिन उसको भी पता है कि अगर वो इस चीज़ को नहीं ले जा पाया, तो उसके लिए भी सूली तैयार है। तो उस चीज़ को सोचते हुए आगे वो बढ़ता जा रहा है कि अगर कद्र न हुई, तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊँगा। यानी मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी, ऐसे ही मैं इस दुनिया को छोड़ जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आज़माई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते समय शहर मिनोशाबाद में आ पहुँचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्जों में बयान की। दिलफिगार बोलने में काफी अच्छा, इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये वक्ता बहुत अच्छा रहा होगा अपने समय का। जैसे वो अपने जानने में जो दुनिया का सबसे अनमोल चीज है उसको लेकर गया है, दिलफरेब के कहने के बाद वो उसको पेश करता है और पेश करते समय उसके मन में क्या है? आशा है, उम्मीद है और उम्मीद के साथ भय भी है। प्रिय विद्यार्थियों, इस शब्द से आपको समझना चाहिए कि जहां आपको आशा, उम्मीद रहती है, वहीं पर भय भी रहता है। ये दोनों समानांतर चलते रहते हैं। जैसे आप परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आपको उम्मीद है कि आप इसमें क्वालीफाई होंगे, लेकिन आपको परिणाम का डर होता है, रिजल्ट का डर होता है कि आखिरकार क्या होगा। यहाँ पर दिलफिगार का जो जो अग्नि परीक्षा हो रही है, वो इसी चीज पर है, वो भी डरा हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि जहाँ उम्मीद है, वहाँ डर है, जहाँ आशा है, वहाँ भय है। तो इस तरीके से आपको जीवन में भी कभी नहीं घबराना है। जहाँ पर आप किसी से उम्मीद रखते हैं, वहाँ भय भी होता है। समानांतर चलता है। इस कहानी से तो हमने यही सीखा है। दिलफिगार के मन में एक विचित्र मन स्थिति बनी हुई है। आप सब भी उसकी स्थिति को समझ रहे होंगे। आप खुद को अपने को रखिए वहां पर कि आप होते तो क्या करते। जैसे ही वह बूंद पेश करता है तो सामान्य रूप से नहीं पेश करता है, बल्कि उसको उसकी बड़ाई करता है। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं। इसीलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे
और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। दिल फिगार को जिस चीज का डर था वही हुआ, इनकार कर दिया गया, कद्र नहीं किया गया। हालांकि एक मौका दिया गया, सूली पर नहीं चढ़ाया गया, एक मौका दिया है। और मौका, पिछली कहानी में हमने उसने कहा था, हमें बताया था कि मौका परिचय देती है, यहाँ पर मौका आपको एक जीवन देती है। क्रिकेट अगर आपने देखा होगा तो कहा जाता है कि जीवन दान, कैच छूटता है तो खिलाड़ियों के लिए जीवन दान माना जाता है बैट्समैन को। यहाँ पर भी एक तरीके से दिल फरेब ने दिल फिगार को जीवन दान दिया कि एक मौका और देते हैं और जाओ तुम एक बार और कोशिश करो, शायद अब की तेरे हाथ वो मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ मगर मैं तेरी जाबख्शी करती हूँ, इसीलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद हैं जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ। दिल फरेब को भी उम्मीद है कि ये जरूर साबित कर देगा कि हाँ, मैं सच्चा प्रेमी, इसीलिए मौके दिए जा रहे हैं। मौके किसको मिलते हैं? जिसमें वो उम्मीद दिखाई पड़ती है, जिसमें वो जज्बा दिखाई पड़ता है, जिसमें वो दृढ़ संकल्प दिखाई पड़ता है। इस कहानी को पढ़ने के लिए मैंने पहले ही कहा कि आपको खुद मोटिवेशन इससे लेना है। आपको इस सामान्य रूप में इस कहानी को देख सकते हैं, लेकिन अपने से भी जोड़कर देखिए तो ये कहानी और सार्थक लगेगी। यहाँ पर क्या बताया गया कि वो गुण मौजूद हैं। जैसे मैं आप सभी को बार-बार बोलता हूँ कि आप में वो दम है, वो गुण है, इसलिए बार-बार कोशिश करते रहिए। एक बार सफलता नहीं मिली, दूसरी बार कोशिश कीजिए, तीसरी बार कोशिश कीजिए। 2-3 बार में कम से कम इस कहानी में जो दिल फिगार है वो 4 से 5 बार कोशिश किया है और सफलता उसको मिली। तो कम से कम इस कहानी से आप यही समझिए कि सफलता मिलनी तय है, अगर वो हमारे अंदर गुण है तो। तो यहाँ पर दिल फरेब को पता है कि दिल फिगार इस तरीके से हार मानने वाला नहीं है। तो इसीलिए कही कि मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, वो गुण सारे मौजूद हैं और यकीन है कि तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। ये कामयाब शब्द कितना शक्ति देता है, इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। आगे कहानी मोड़ लेती है कि नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस माशूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ऐ दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसा दिन कब आएंगे, क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या अपने रूप की एक झलक दिखलाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों के झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा। दिलफिगार भी हिम्मत हारने वाला व्यक्ति नहीं है और अपने मन की बात दिल फरेब से कह रहा है। कह रहा कि बस आपकी नज़र मेरे ऊपर बनी रहे, फिर भी मैं इस दुनिया में कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, जो आज तक किसी ने नहीं की है। दिल फरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े-खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार, मानो ये एकदम से दरबान जो है वो एकदम तैयार रहते हैं धक्का देने के लिए। यहाँ पर भी है, चौबदार ने फौरन गरीब, एक चीज आप देख रहे हैं कि दिल फिगार के पहले गरीब शब्द का प्रयोग बार-बार कहानीकार कर रहा है। जहां दिल फरेब ऐसा लग रहा है कि दरबार में रहने वाली है और दिल फिगार जो कि गरीब परिवार से लेकिन प्रेम करता है उसको और उस अग्नि परीक्षा में कूद पड़ा है कि वो सच्चा प्रेमी है। तो फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। ये धक्का जो है, धक्का को भी आपको मोटिवेशन के तौर पर लेना है। धक्का अगर कभी आपको मिलता है तो आपको निराश नहीं होना है, जैसे कि दिलफिगार नहीं हो रहा है। बुरा तो लगता है, लेकिन अच्छे दिन भी आते हैं। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगल में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो। अपनी प्रेमिका का व्यवहार, कई बार हम प्रेमिकाओं से उम्मीद करते हैं कि उनका सहृदय व्यवहार है, लेकिन प्रेमिकाएं चेक करने के लिए निष्ठुर व्यवहार भी करती हैं। कई बार मोबाइल इत्यादि स्विच ऑफ भी कर देती हैं, अगर वर्तमान प्रेमिकाओं की बात करें तो। यहाँ तक कि नंबर भी ब्लॉक कर देती हैं। कई प्रेमी इस बात से सहमत भी होंगे। लेकिन यहाँ पर दिलफिगार अपनी प्रेमिका दिल फरेब से कुछ अलग तरीके का व्यवहार पा रहा है। उसके अंदर वो निष्ठुरता देखता है और कठोरता देखता है।
जाहिर सी बात है कि इस पे आंसू बहाना तय है। आंसू बहाता है लेकिन फिर सोचने लगता है कि अब क्या करूं। बहुत मेहनत से उस कालाचोर के आंसू टपकते हुए खून के आंसू टपकते हुए कतरे को हम लेकर आए थे, लेकिन वो भी बेशकीमती नहीं निकला। अब क्या करें? हजरते खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था। फिर वो सोचने लगा कि दुनिया में बहुत लोगों के सामने समस्याएं आने आई, लेकिन उनका समाधान भी हुआ, मेरा भी होगा। तो याद करा, हजरते खिज्र, तुमने सिकंदर के आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो बेघर बार मुसाफिर हूँ। कुछ कुछ पंक्तियां जिनको कि आपको ध्यान रखना है। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियां किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ऐ आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम्हें इस नीमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। इन पंक्तियों से ये पता चल रहा है कि इतिहास तो मजबूत होता ही है। इतिहास में इस तरीके की घटनाएं हुई रहती हैं जैसे कि खुद के साथ चलती हैं, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन संकट के समय में जब आप संघर्ष करते हैं, तो उस समय में आपके साथ बहुत कम लोग होते हैं। 2-4 लोग होते हैं, वो बहुत है। लेकिन जब आप सफल होते हैं, तो आपके पीछे एक भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, रिश्तों की बाढ़ आ जाती है। यहाँ पर देखिए दिलफिगार सोच रहा है कि मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने ना आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। प्रेमी पागलों की स्थिति में भी कई बार पहुंच जाते हैं। अब प्रेमी सिर्फ जो मनुष्य के बीच में प्रेम है उसी को नहीं कर सकते हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं और जिस विषय से तैयारी कर रहे हैं, उस विषय से भी आप प्रेम अगर करते हैं, तो भी आपको पागलों की तरह एकदम उसके प्रति प्रेम करना पड़ेगा, लगन के साथ लगना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दिलफिगार भी उस स्थिति में पहुँच गया है, जैसे पागलपन की स्थिति में। और वो क्या करता है, एक दिशा में ही आगे बढ़ जाता है। एक दिशा में कई बार बढ़ने में काफ़ी फ़ायदा भी होता है। कई बार हमने देखा है कि विद्यार्थियों के दिमाग में बड़ा द्वंद रहता है कि सर क्या करें? फलाना किताब खरीद लिए, ढिकाना किताब खरीद लिए, फलाना का कोर्स ले लिए, ढिकाना का कोर्स ले लिए, अब क्या करें? उनको समझ में नहीं आता किस दिशा में चलें। और मैं क्या कहता हूँ कि इस चैनल को आप फ़ॉलो कीजिए, जो-जो चीज़ें बताई जा रही हैं, अपना मानते हुए उनको देखिए और एक दिशा में बढ़ते जाइए। ठीक है? एक दिशा में बढ़ेंगे तो आप अपनी मंजिल की तरफ निश्चित तौर पर जाएँगे। तो यहाँ पर क्या है कि दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी, कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि इसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। खाने-पीने पर भी बहुत ध्यान नहीं दे रहा था, एकदम चिंता में था। और खास तौर से आपने देखा होगा जब परीक्षाओं का समय आता है, तो एक से एक मोटे और ताजे लोग पतले हुए दिखाई पड़ते हैं। अक्सर इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है क्योंकि आप मानसिक रूप से परिश्रम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर दिलफिगार की भी स्थिति है, वो बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन वो चीज़ उसको मिली नहीं और यहाँ तक कि शारीरिक रूप से भी वो कमज़ोर होता जा रहा है। घटना आगे क्या घटती है, एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो देखा, तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने सोलहों श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांघ पर प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं, यानी बरसात कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपक उठी, ज्वाला उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम वह फूला सा शरीर राख का ढेर हो गया। यह दृश्य यहाँ पर दिलफिगार देख रहा है। एक महिला है जिसके लिए चंदन की चिता बनी हुई है और शायद वो सती होने जा रही है। उसका जो प्यारा पति है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके जांग को उसके जांग पर उसके सिर को रखा गया है और अकेले नहीं है दोनों, बल्कि हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि काला चोर को जब सजा हुई है, वहां पर भी लोग उसको घेरे हुए हैं। यहाँ पर भी लोगों की मौजूदगी है और सारी चीजें यहाँ पर आप देख लिए
कि वो चिता में जाती है और सती हो जाती है और राख का ढेर हो जाता है उसका शरीर। कहीं न कहीं इसमें सती प्रथा के सवाल को भी प्रेमचंद ने उठाया हुआ है। प्रेमिका ने अपने प्रेमिका ने अपने को प्रेम पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। क्योंकि प्रेम के बारे में बार-बार यहाँ पर दिलफिगार इसलिए सोच रहा है क्योंकि वो सच्चा प्रेम को सिद्ध करने के लिए गया हुआ है। अक्सर हम कहीं जाते हैं तो जो चीज़ सोचते हैं उसी से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। उसको ये नहीं मालूम है कि जो महिला सती हुई है, यानी जो पति और पत्नी का प्रेम है, वो भी किसी प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम से भिन्न नहीं है। उसमें भी उतना ही समर्पण होना चाहिए, उतना ही विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया कि एक तरीके से उस महिला ने अपने पति पर जो भी उसका प्रेम था, उसको न्यौछावर किया है, अपने को खत्म करके। तो क्योंकि दिलफिगार भी उसी परिस्थिति से गुजर रहा है, तो अपने से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। करा के दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर सफलता के नशे में लोग क्या होते हैं? चूर होते हैं। वैसे ही यहाँ पर दिलफिगार को भी लगा कि दुनिया की अनमोल चीज मैं पा चुका हूं और फिर वो सफलता के नशे में चूर या यार के कूचे की तरफ चला, उधर लेकर चल दिया। अब कि ज्यों-ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब तेरी जीत है और इस ख्याल ने उसके दिल को जो-जो सपने दिखाए, उनकी चर्चा व्यर्थ है। दिलफिगार अपने से भी लड़ रहा है और अपने से कल्पना भी कर रहा है। जैसे-जैसे वो आगे बढ़ रहा है, दिल-फरेब की मंजिल की तरफ जा रहा है, उसके दिमाग में आ रहा है कि अब मेरी जीत हो जाएगी। इस बार दिल-फरेब कद्र ज़रूर करेगी। आखिरकार वह शहर मिनोसावाद में दाखिल हुआ और दिल-फरेब की ऊँची डेवढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुरखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। पहले से उसका कॉन्फिडेंस कुछ आप देख रहे हैं कि बढ़ा हुआ है। पहले वो आशा और भय में चल रहा था, लेकिन इस बार तो जाकर एकदम पूरा वहाँ पर अनाउंस ही करवाता है। ठीक है, दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है, हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसे कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनाने के लिए इंतजार करने लगा। ठीक वैसे ही जैसे परिणामों का इंतजार हम करते हैं कि हमारा तो सब कुछ बढ़िया है, अब हो सकता है कि रिजल्ट बढ़िया रहे। यहाँ पर दिलफिगार भी वैसा ही है और कैसे चांदी जैसे कलाई को चूम लिया। कलर को भी आप ध्यान में रखें कि जो दिलफरेब है कितनी सुंदर है, उसका जो रंग है वो किस तरीके का है और उसकी मुट्ठी भर राख लाया है, उसकी हथेली पर रख दिया और फिर अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी आदत के अनुसार फिर कहानी सुनाता है। कहानी सुनाने के बाद अब फैसला का इंतजार कर रहा है कि आखिरकार दिलफरेब के मन में क्या चल रहा होगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ऐ जान न्यौछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, ताकत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूं कि तूने ऐसी अनमोल भेंट दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है जो जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। देखिए, कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाती है, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, ठीक वैसे ही कोचिंग वालों के साथ, कोचिंग वाले कॉन्फिडेंस बहुत देते हैं कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आता है, आपको झटका लगता है। यहाँ पर देखिए, दिलफरेब बार-बार कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है, लेकिन फिर से एक टास्क दे रही है कि इसके अतिरिक्त भी दुनिया में कई अनमोल चीजें हैं, उसे जाकर लाइए, उसकी तलाश कीजिए। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ, खुदा तुझे कामयाब करे। फिर से वही कामयाबी वाली बात आ गई।
यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशुकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। प्रेमचंद ने कविताएं कम लिखी, मतलब कोशिश की थी शुरुआत में, लेकिन फिर कथा साहित्य में आ गए। लेकिन उनका जो कवि भाव है, उनकी कहानियों में बार बार दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देखिए, इस पंक्ति को देखिए कि उन्होंने दिल फरेब को बिजली की तरह कल्पना किया है कि एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिल फिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौपदार, जो कि तैयार है वहां पर, चौपदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उनको निकाल दिया। और तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। तीसरी बार इसको झटका यहाँ पर मिला है। दिल फिगार से हमें क्या समझना चाहिए? दिल फिगार से हमें यही समझना चाहिए कि हिम्मत नहीं हारनी। हाँ, लेकिन दिल फरेब जैसा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला हो और नया-नया टास्क देने वाला हो। तो यहाँ पर देखिए, तुरंत परिणाम नहीं आ रहा है, तीसरी बार झटका लगा। अब ज़ाहिर-सी बात है कि इसका असर दिल फिगार के ऊपर होना ही था। दिल फिगार का हियाब छूट गया, जो इसकी हिम्मत थी, वो साथ नहीं दे रही थी। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा हुआ था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। अब वो धीरे-धीरे हिम्मत हार रहा है। जाहिर-सी बात है कि हम जब सफल नहीं होते हैं, तो हिम्मत को हारते हैं। यहाँ पर देखिए, नाशाद का मतलब क्या है? दुखी, और नामुराद मतलब जिसकी इच्छा पूरी ना हो। इच्छा पूरी नहीं होती तभी दुःख होता है। यहाँ पर दिल फिगार के साथ कुछ ऐसा ही है। अब उसके पास हिम्मत नहीं है कि वो किसी पहाड़ पर चढ़कर जाए और वहां से नीचे कूद पड़े ताकि वो जो इसकी माशूका है, उसकी जो प्रेमिका है, उसकी फरियाद यानी शिकायत करने के लिए एक हड्डी भी न बची रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा नजर न आया। अब पूरा वो गुस्से में है। वो सोच रहा है कि अब जान देने में ही भलाई है। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हीर अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए उपस्थित हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिल फिगार, नादान दिल फिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिल फिगार को लग रहा है कि अब दुनिया में उसका कोई नहीं है, वो जान देने की कोशिश करता है। लेकिन बीच में एक व्यक्ति आता है जिसका पूरा हुलिया यहाँ पर प्रेमचंद ने बताया कि वो कैसा है, किस हाथ में क्या लिया है, किस हाथ में क्या लिया है, और वो हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में, ये लोग जब तक रहेंगे आपके जीवन में हिम्मत बढ़ाने वाले, तब तक दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो कि संभव नहीं है। जिस दिन हिम्मत बढ़ाने वालों की संख्या कम होगी, उस दिन इस दुनिया में निराशा आएगी। तो अगर इस चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो हिम्मत बढ़ाने के लिए जुड़े हुए हैं। ये नहीं है कि इस चैनल पर बहुत खाली बड़ी-बड़ी बातें की जाएँ और कहा जाए कि मैं ही दुनिया का महान व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं है। आपके टूटते हुए हौसले को बढ़ाने के लिए हम एक-दूसरे से जुड़ते हैं। मेरी भावनाओं को आप अपना दिल फिगार, दिल फरेब समझते हुए आगे जोड़ते हुए बढ़िए। तब आपको इस चैनल से जुड़कर मज़ा आएगा, आनंद आएगा कि हाँ, ये है सच्चा शिक्षक। मुझे सच्चा प्रेमी सिद्ध करना ही नहीं, मैं ऑलरेडी हूँ। आपने उस समर्पण को, उस भरोसा को देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो बूढ़ा व्यक्ति आया, हिम्मत बढ़ाने वाले, निराश नहीं किया, हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में कहा कि दिल फिगार, नादान दिल फिगार, तुम भले उम्र में बड़े हो लेकिन कुछ मामलों में नादान हो। यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत कर रहे हो? जान देने की सोच रहे हो? अगर तुम मोहब्बत का दावा करते हो, तो तुझे इतनी भी खबर नहीं है, इतना भी पता नहीं है, जानकारी नहीं है
कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। अगर तैयारी कर रहे हो तो सफलता मिलेगी। मजबूत इरादा तो रहे, टाइम टेबल बनाओ, सिलेबस रखो, अनुराग हिंदी अकेडमी पर जो किताबें बताई जाती हैं उसको पढ़ो, उस परीक्षा से मोहब्बत करो तो मंजिल मिल जाएगी। मैं इस कहानी को आप सभी से जोड़ना चाहता हूँ। कहानी की व्याख्याएं तमाम टीचर्स आपको किए होंगे, लेकिन वो टीचर ज्यादा बेहतर कर सकता है जिसने अपने सफलता के पहले काफी संघर्ष किया हो, ठीक वैसे ही जैसे दिल फिगार कर रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पंक्ति को आप नोट कर लीजिए, अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। और ये तय कीजिए कि आपकी मोहब्बत क्या है। आगे वो व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो कहता है कि मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। हिम्मत तो बिल्कुल मत हारो, झटके लगेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं। रंगभूमि के 100 वर्ष हुए हैं जब आपसे हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें है कि एक बार जलाएंगे तो बनाएंगे, लाख बार जलाएंगे तो भी बनाएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। और उसको यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम क्या है, हिंदुस्तान है। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि पूरब के देश, पूरब की तरफ जो देश है कौन सा है, हिंदुस्तान। वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी, मतलब इच्छा पूरी होगी जो तुम दिखाना चाहते हो। इससे ये पता चला है जो बुजुर्ग व्यक्ति है, इसको हम अगर असीम सत्ता मान लें तो कहा जाता है कि जो लोग मेहनत करते हैं, हिम्मत रखते हैं, बाहरी ताकतें भी उनका साथ देती हैं, साहसी लोगों का ही साथ देती हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति ऐसे ही इसकी एंट्री हुई है और कोई ना कोई गाइडेंस करता है। यह कहकर हजरत खिज्र गायब हो गए। यह बात कहकर वो गायब हो गया। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताजा हौसले, ताजा और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुझे एक एक पंक्ति न जाने आप लोगों से जुड़ी हुई लग रही है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं दिलफिगार को ये बातें पता चली कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है और हिम्मत मत हारो, और ये जगह है जहां पर जाओगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारी आरजू, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो ये जानने के बाद दिलफिगार शुक्रिया करता है, धन्यवाद करता है, और उसके अंदर क्या परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को आपको पकड़ना है। वो ताजे हौसले के साथ और ताजा और अलौकिक सहारा। कुछ सहारे ऐसे होते हैं जो आपको महसूस कराते हैं कि मैं आपके पास हूं, मैं आपके पास हूं, मेरे वजह से आप हैं। लेकिन कुछ सहारे हैं जो अलौकिक हैं, जैसे मैं हूं। मैं आप सभी से बहुत कम कहीं मिल पाता हूं, कभी रेलवे स्टेशन पे मिल गया, कभी कहीं सेमिनार इत्यादि में मिल गया। लेकिन जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे एक तरीके से रहस्यवादी टीचर्स के रूप में ही देखते होंगे कि मैं आखिरकार कहाँ रहता हूँ। ये सब मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं टॉप फैकल्टी हूँ, मेरी कोचिंग यहाँ है, मेरा ऐप यहाँ है, मेरा कोर्स यहाँ है, ये सब नहीं बोलता हूँ। इसलिए कई बार अलौकिक सहायता भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला सकती है, आपको तरोताजा कर सकती है और सहारा दे सकती है। सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलग्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन पर में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजा लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे और वहशी दरिंदे मरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़िया रगड़ रगड़ कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है।
सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। आबदार मतलब चमकती हुई। जो तलवार है उसको वो सिपाही पकड़ा हुआ है। दिलफिगार ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ऐ जवान मर्द, तू कौन है? जवान मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूं? क्या तूने आज तक इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी मां का बेटा और भारत का सपूत हूं। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये कहानी स्वाधीनता आंदोलन की है। उस समय भी राष्ट्रवादी कहानियां लिखी जा रही थी। अब देश प्रेम को ध्यान में रखते हुए कहानियां लिखी जा रही थी। यहाँ पर दिलफिगार जिस सिपाही से बात कर रहा है, उसने कहा कि तुम कुछ नहीं जानते मेरे बारे में या फिर इस एरिया के बारे में। मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। जो चमकीली तलवार लिया था वो उसमें भी एक देख रहे हैं कि जोश दिखाई पड़ रहा है। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ऐ जवान मर्द, मैं तो दुश्मन नहीं हूं। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूं। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी से मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। वो बोल रहा है कि अगर तुम दुश्मन समझ रहे हो तो मैं दुश्मन नहीं हूं। मैं भी कुछ वैसी परेशानी में हूं जैसी परेशानी में तुम दिखाई पड़ रहे हो। मुझे भी ये सिद्ध करना है कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन क्या है, अनमोल चीज क्या है। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, जो अगर अभी पहले गुस्से में था, अब मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर पहलू बदलकर, मगर मतलब अपनी करवट को बदलते हुए हमने हमलावर दुश्मनों को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। आपने देखा कि इसमें एक खास समाज को प्रेमचंद ने जोड़ा है, जो कि रक्षा के लिए जाना जाता है। अगर हम अपने सामाजिक संरचना को देखें इतिहास के दृष्टिकोण से, तो उसमें ये जो शब्द आया हुआ है उसी की तरफ संकेत किया गया है कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। हालांकि वर्तमान समय में चीजें बदली हुई हैं। देश के हिफाजत के लिए हर समाज, हर जाति, हर धर्म कोशिश करता है कि वो देश के लिए कुछ कर पाए। ठीक है, यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं मुस्कुराकर, और वो कि मैं बेवतन हूं, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूं, सीने के घाव से चीथड़ा निकालकर। क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। कहीं न कहीं इस कहानी में देश की गुलामी का जो कष्ट है, कहानीकार प्रेमचंद ने इस सैनिक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। गुलामी की गुलामी, देश की गुलामी में जिंदा रहना भी अपने ऊपर एक तरीके से चोट ही है। जवां मर्द की आवाज मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एकाध बूंद टपक पड़ती थी। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई, यानी कि वो मर गया। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय। ये देखिए, आज हम भारत माता की जय बोलते रहते हैं। 1908 में भी प्रेमचंद ने इस शब्द का प्रयोग दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी में किया हुआ है कि जो शहीद होता हुआ सिपाही है, उसके जो आखिरी शब्द हैं, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। सीने से निकला है खून का आखिरी कतरा, न कि हाथ से पैर से। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है।
जैसे ही वो बोलता है भारत माता की जय और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा, एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसे आगे यमन का लाल भी हेच है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की डेवढ़ी पर जा पहुंचा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कहानीकार ने बताया कि बहुत दिनों के बाद वो पहुंचा है, यानी कि जब उसको झटके लगते रहे, इस बार उसने वक्त लिया। आप सभी को भी वक्त लेना। अगर आप परीक्षाओं में असफल हो रहे हैं, तो अपनी गलतियों पे सुधार कीजिए, थोड़ा सा वक्त को बढ़ाइए, वो वक्त आपके अच्छे दिनों को ला सकता है। यहाँ पर देखिए, दिलफिगार ने कम संघर्ष नहीं किया। बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुर्खरू और कामयाब होकर लौटा है। इस बार खुद उसने, इतना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि उसको लग रहा है कि वो कामयाब हो चुका है। पहले दूसरे लोग उसको बोला करते थे कि ये काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे, इस बार उसकी आत्मा बोल रही है। और मैंने भी अपने कई वीडियो में बताया है कि जब भी आप परीक्षाएं देकर आते हैं, तो आपकी अंतरात्मा की आवाज जब बोलती है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है, तब मानिए कि आपका पेपर अच्छा हुआ है। कई बार हम दूसरों को उनका मन रखने के लिए बोल देते हैं, हाँ पेपर अच्छा हुआ, लेकिन अंदर अंदर हम बोलते हैं कि यार मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं, दिलफिगार जो है वो एकदम से है कि वो कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है? दिलफरेब भी ऐसा लग रहा है कि बैठे बैठे दिलफिगार का इंतजार करती है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से निष्ठुर प्रेम का है, वो इंतजार करती है। जिस हिसाब से पता चल रहा है, बोलते कि अब की तू बहुत दिनों बाद वापस आया है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए, आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहले बताया कि उसकी जो हथेलियां हैं मोती के समान, चांदी के समान है, लेकिन यहाँ पर मेहंदी रची हुई हथेलियों की बात प्रेमचंद कर रहे हैं। मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोर लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया। जहां उसके सामने सूली दिखाई पड़ रही थी बार बार, इस बार उसके उम्मीद के अनुरूप, कई बार हम उम्मीद नहीं रखते हैं तो परिणाम अच्छा आता है, हम आशा नहीं करते हैं तो उस बार हमें हो सकता है कि चैन भी हो जाए। यहाँ पर उम्मीद नहीं है दिलफिगार को, हाँ उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो यहाँ पर दृश्य दिखाई पड़ रहा है उसके उम्मीद के एकदम से संभावना से अलग है। दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। दिलफरेब जहां बैठी थी उठी और जाकर उसको गले लगा ली। और इस वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा है कि दिलफिगार जो है वो फोटो की तरह खड़ा हुआ है, एकदम चित्रलिखित सा खड़ा है, मतलब तटस्थ है एकदम। दिलफरेब जाकर उससे लिपट जाती है और फिर आगे का दृश्य क्या है? गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की, वही दरबारी जो धक्के मारकर इसको बाहर कर देते थे, और चांद सूरज की बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। ठीक वैसे ही जैसे आप सफल होते हैं, आपका चयन होता है, तो लोग आपके आसपास आना शुरू कर देते हैं। गाने वालियों ने खुशी जाहिर कर दी, दरबारियों ने नजरें भेंट करना शुरू कर दी, और चांद सूरज को, चांद कौन है इसमें? इसमें दिलफरेब चांद हो गई और सूरज आपका दिलफिगार की बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर लाकर बैठा दिया गया, जो जहां पर बैठने लायक कुर्सी थी। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ऐ जान निसार आशिक दिलफिगार,
मेरी दुआएं बर आईं और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। क्या दृश्य बदला है यहाँ पर, क्या घटनाएं यहाँ पर परिवर्तित हो रही हैं भावनाओं के साथ। दिल फिगार के लिए ये शब्द कितने खुशी देने वाले होंगे, आप सभी पाठक और हमारे प्रिय विद्यार्थी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो दिल फरेब का भी हृदय परिवर्तन होता है। वो खुश है कि मुझे एक ऐसा प्रेमी मिला है जिसने कि हार नहीं मानी। आजकल के प्रेमी तो दूसरे के चक्कर में पड़ जाते, और एक गाना भी आया स्त्री 2 में कि तेरे तेरे मतलब चक्कर में दूसरी को पटाई नहीं, कुछ इस तरीके से गाना है। और रात बिता दी खेतों में आई नहीं। मुझे गाने उतने याद नहीं आते हैं, लेकिन मुझे इस पंक्ति को पढ़ते हुए वही फ़िल्म याद आ रही है। यहाँ पर दिल फरेब काफ़ी खुश है कि मुझे एक अच्छा प्रेमी मिला है, अच्छा व्यक्ति मिला है, और कहती है कि ऐ जानिसार आशिक दिल फिगार, मेरी दुआएँ बर आईं, जो मैं उम्मीद कर रही थी, मैं जो बैठी-बैठी सोच रही थी, खुदा ने मेरी सुन ली। अंत में खुदा को ही इसने श्रेय दिया है, और तुझे कामयाब और सुरखरू किया। तमाम संघर्षों के बावजूद तुमने हिम्मत को नहीं हारा और मेरे सामने दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर रख दी। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। ये भी बहुत बड़ी बात कही जा रही है। स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से ये लाइन हो सकता है कि प्रेमचंद पे सवाल उठाते, लेकिन प्रेम को यहाँ पर रखा गया है कि प्रेम के कारण इस बात को कह रही है कि अब तुम, हमने जो कहा तुमने किया, अब तुम जो कहोगे मैं करूंगी। लौंडी का मतलब क्या हो गया? दासी हो गया यहाँ पर। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया के सबसे अनमोल चीज है। उसने पहले से इस चीज को लिखा हुआ था और वो बार बार ट्राई कर रही थी कि क्या इस पैमाने पर दिल फिगार सही बैठता है, कामयाब होता है कि नहीं। और अंत में दिल फिगार कामयाब भी होता है। तो इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद ने दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी के माध्यम से देश प्रेम को सबसे सर्वोपरि माना हुआ है। व्यक्तिगत प्रेम से, सांसारिक प्रेम से ऊपर माना देश प्रेम को। तो एक कहानी आप सभी को कैसी लगी, और जो भी महत्वपूर्ण कथन है, खासतौर से आखिरी कथन आप जरूर ध्यान में रखिए कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। अब तो आप लोगों के अंदर शोधार्थी का गुण भी आ गया है। तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी और उसने कहा था कहानी, दोनों में अगर आप देखेंगे तो प्रेम में क्या अंतर है, इसको अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे। हो सकता है कि हमारे कुछ विद्यार्थी कुछ लंबा कमेंट भी कर दें, क्योंकि इस तरीके से हम लोग तो मिल नहीं पाते हैं एक दूसरे से। तो कमेंट्स के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि जो हमने होमवर्क दिया या दृष्टि दी उसको आपने किस तरीके से लिया हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, और ये कहानी पाठ आपको कैसा लगा इसके लिए भी आप सभी जरूर कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।